नमस्कारम। करें स्वीकार संजय पाल शोरान का। सरल मनोविज्ञान कक्षा 5 में आपका स्वागत है। इससे पहले सरल मनोविज्ञान की 4 कक्षाएं अपलोड हो चुकी हैं, जिनकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। शुरुआत करते हैं। बेसिकली हम सरल मनोविज्ञान की इन प्रारंभिक कक्षाओं में स्कूल व्याख्याता अक्टूबर 2022 में जो हुई थी, अलग अलग विषयों की परीक्षा में मनोविज्ञान के पाठ्यक्रम से संबंधित जो सवाल पूछे गए थे उनको हम यूनिट वाइज देख रहे हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं वो तैयारी की नींव हैं और हम उनका विश्लेषण कर रहे हैं। ये आपकी यूनिट 1 है। इसको यूनिट 1 के रूप में बताया जा रहा है। 5 टॉपिक प्रमुख रूप से आपके पाठ्यक्रम में हैं। ये यूनिट 2 है और ये यूनिट नंबर 3। अब आते हैं सवालों पर। किशोरावस्था में आपका जो पाठ्यक्रम है वो किशोरावस्था को यूनिट 1 समर्पित है और उसके पीछे रीजन ये है कि आप एक स्कूल व्याख्याता बनेंगे और स्कूल व्याख्याता बनेंगे तो आप किशोरावस्था में अध्ययन कर रहे विद्यार्थी आपके समक्ष होंगे। इसलिए किशोरावस्था ये जो शब्द है ये बार बार आपको ध्यान में आएगा पुराने सवालों में। अब किशोरावस्था में जो लड़कों की आवाज़ है वो भारी हो जाती है। आप देखते हैं कि लड़कियों की आवाज़ लड़कों की तुलना में पतली होती है, हल्की होती है और लड़कों की आवाज़ थोड़ी भारी होती है। तो यहाँ उसका कारण पूछा है और ये आपके पाठ्यक्रम से संबंधित है, क्योंकि किशोरावस्था में शारीरिक विकास से संबंधित विशेषताएं ये आपके पाठ्यक्रम में अंकित है। इसका जवाब है कंठनाल लिरिक्स के बढ़ने के कारण। इस वजह से किशोरावस्था में लड़कों की आवाज भारी हो जाती है। कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति नहीं है? 3 विकल्प शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंधित हैं, लेकिन एक विकल्प शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंधित नहीं है, उसे ही चुनना है। शिक्षा मनोविज्ञान आपके यूनिट 1 प्रमुख रूप से केंद्रित है। शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहारात्मक विज्ञान है, बिहेवियर साइंस है। सही बात है, ये व्यवहार का अध्ययन करता है। कुछ संदर्भों में यह विधेयात्मक या धनात्मक विज्ञान है, पॉजिटिव साइंस है। सही बात है। शिक्षा मनोविज्ञान नॉर्मेटिव साइंस, नियामक विज्ञान नहीं है और यही आंसर है। अनुप्रयोगात्मक विज्ञान, अप्लाइड साइंस है। इसका मतलब है शिक्षा मनोविज्ञान की जो प्रकृति है वह व्यवहारात्मक, धनात्मक, अनुप्रयोगात्मक विज्ञान की है, लेकिन नियामक अर्थात नॉर्मेटिव साइंस, नियामक विज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति नहीं है। जब हम स्कूल व्याख्याता के लिए मनोविज्ञान की टेस्ट सीरीज आपके लिए उपलब्ध करेंगे तो हो सकता है कि किसी विकल्प में आपको केवल एक ही मिले इनमें से, या अन्य जो शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषताएं हैं, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंधित है, तो 1 या 2 विकल्प आपको मिलेंगे। इसका मतलब है कि इस सवाल से भी 1-2 सवाल नए बनाए जा सकते हैं। कुछ विद्यार्थी पूछ रहे थे कि सर शिक्षा मनोविज्ञान या फिर स्कूल व्याख्याता में जो मनोविज्ञान का पाठ्यक्रम है जिससे 18 से 20 सवाल पूछे गए थे अक्टूबर 2020 की परीक्षा में, तो इसकी टेस्ट सीरीज कब लॉन्च होगी यश गुरु पर? तो इसके लिए मैं बता दूं कि कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है और जो टेस्ट सीरीज होगी वो टॉपिक वाइज होगी। टॉपिक का मतलब हम इसको एक टॉपिक मान रहे हैं, ये दूसरा टॉपिक है, ये तीसरा टॉपिक है। इस प्रकार से टॉपिक वाइज जो है वह टेस्ट सीरीज आपके लिए तैयार हो रही है। पुराने वर्षों के प्रश्न पत्र आपकी नींव बनाने की दिशा में
महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में है। पाठ्यक्रम के किस हिस्से से, किस लेवल का, किस सरलता या कठिनाई का सवाल पूछा गया, PYQ आपको यह बताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अधिगम प्रक्रिया में सम्मिलित है। अब यहां 3 ऑप्शन है, विकल्प दे रखे हैं, फिर इनमें से पूछा है 1 है, 2 है, 1 3 है, 1 2 3 है, 2 3 है। अधिगम प्रक्रिया पूछा है, अर्थात लर्निंग प्रोसेस में क्या क्या शामिल है। अधिगम का मनोविज्ञान, जी हां, साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग जो है वह अधिगम प्रक्रिया में शामिल है। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, ये भी अधिगम प्रक्रिया में शामिल है। अधिगम के लिए अभिप्रेरणा, यह भी अधिगम प्रक्रिया में शामिल है। इसका मतलब है तीनों ही शामिल हैं, आंसर हो जाएगा यह। यहां समझने वाली बात है कि अधिगम का मनोविज्ञान, अब जैसे अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, यदि अधिगम घर में हो रहा है तो उस घर अर्थात उस परिवार के जो एलिमेंट है, कारक हैं, वो अधिगम को प्रभावित करेंगे। यदि अधिगम विद्यालय में हो रहा है तो विद्यालय से संबंधित कारक अधिगम को प्रभावित करेंगे। अब विद्यालय से संबंधित कारकों में भी आप देख सकते हो, वो शिक्षक का व्यवहार, शिक्षक के पढ़ाने का तरीका, शिक्षण कौशल, शिक्षक का अधिगमकर्ता के साथ किया गया संवाद, अधिगमकर्ता जब कोई सवाल पूछता है और एक शिक्षक उस सवाल का जवाब देता है, तो ये भी कहीं ना कहीं अधिगम को प्रभावित करते हैं। जो संस्था प्रधान है वो भी अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक में शामिल होता है। और भी कुछ चीजें हैं जो अधिगम को प्रभावित करती हैं। तो ये तीनों ही अधिगम की प्रक्रिया में शामिल है। अब इससे ही सवाल बन सकता है कि इन तीनों में से एक विकल्प दे दिया तो इसका मतलब है यह तो अधिगम प्रक्रिया में शामिल है ही, बाकी 3 ऐसे दे दिए जो अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं हैं, तो वो नहीं होंगे। नैतिक परिप्रेक्ष्य में जो व्यक्ति अधिकारों पर केंद्रित होता है कहलाता है। अवधारणात्मक सवाल है, इसका जवाब है जस्टिस परिप्रेक्ष्य। नैतिक परिप्रेक्ष्य जो व्यक्ति के अधिकारों पर केंद्रित है, अर्थात जैसे कि हमारे संविधान का भाग 3 मूल अधिकारों से संबंधित है, जो अनुच्छेद 51 तक है। 51 क जो है वह किससे संबंधित है? मूल कर्तव्यों से संबंधित है। तो नैतिक परिप्रेक्ष्य जो व्यक्ति के अधिकारों पर केंद्रित है वह न्याय परिप्रेक्ष्य अर्थात जस्टिस पर्सपेक्टिव, न्याय परिप्रेक्ष्य के रूप में जाना जाता है, कहलाता है। शिक्षण अधिगम में निर्मितवादी उपागम, निर्मितवादी उपागम का मतलब है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। इसका अर्थ यह हुआ निर्मितवादी उपागम के बारे में 3 विकल्प सही हैं लेकिन 1 विकल्प गलत है। 3 विकल्पों की जो भाषा शैली होगी वो एक तरह की होगी, चौथा विकल्प थोड़ा अलग होगा। अध्यापक को लचीली और अच्छी विषय वस्तु का ज्ञान होना चाहिए, ये निर्मितवादी उपागम के बारे में सही है। अध्यापक में अच्छे शिक्षा शास्त्रीय कौशल होने चाहिए, गुड पेडागोगी स्किल होनी चाहिए। शिक्षा शास्त्रीय कौशल का मतलब है कि विद्यार्थी को किस तरह से पढ़ाया जाए, विद्यार्थी को किस तरह से सिखाया जाए, टीचिंग की स्किल क्या है, अर्थात सिखाने और सीखने से संबंधित जो स्किल हैं वो शिक्षा शास्त्रीय कौशल में शामिल हैं। यह भी निर्मितवादी उपागम में शामिल है।
अध्यापक में विभिन्न तरीकों से सिद्धांतों के अन्वेषण की योग्यता होनी चाहिए, यह भी सही है। लेकिन चौथा विकल्प गलत है। क्यों गलत है उसे देखिए। अध्यापक में सही विषय वस्तु को स्थानांतरित करने की योग्यता होनी चाहिए। निर्मितवादी उपागम में शिक्षक एक सुविधा प्रदाता, फैसिलिटेटर के रूप में होता है। ज्ञान को स्थानांतरित करने अर्थात नॉलेज को ट्रांसफर करने का कार्य निर्मितवादी उपागम में नहीं होता। इसका मतलब है निर्मितवादी उपागम में यह विषय वस्तु का स्थानांतरण एक शिक्षक से विद्यार्थी के तक नहीं होता है, अर्थात विषय वस्तु का स्थानांतरण एक शिक्षक के द्वारा निर्मितवादी जो क्या है उपागम है, अप्रोच है, उसमें नहीं होता। और यही आंसर है। कभी आपको किसी विकल्प में यह पढ़ने को मिले कि निर्मितवादी उपागम में शिक्षक की प्रमुख भूमिका होती है ज्ञान देने में, तो वो कथन भी गलत हो जाएगा, क्योंकि निर्मितवादी उपागम में शिक्षक सुविधा प्रदाता के रूप में होता है। सामाजिक विकास से संबंधित व्यवहार की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिबिंबित होती है? इस सवाल के माध्यम से एक अवधारणा को भी हम समझेंगे जो वस्तुनिष्ठ सवालों में सही उत्तर तक पहुंचने में आपके लिए परीक्षा में सहायक सिद्ध होगी। 4 विकल्प दे रखे हैं। अब यहां आप देखिए, सामाजिक समस्याओं में रुचि दर्शाना, सामाजिक समस्याओं में अरुचि दर्शाना। बाकी हम 2 विकल्पों को अभी पढ़ ही नहीं रहे। इन दोनों विकल्पों को हमने पढ़ा नहीं। सामान्यतया अपवादों को छोड़ दीजिए आप, अपवाद तो देखो हर जगह होते हैं, लेकिन सामान्यतया जब आप किसी क्वेश्चन के 4 विकल्पों को पढ़ रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसे लिख लीजिएगा जरूर। पढ़ाने के दौरान मैं एक बात पर बार बार जोर देता हूं कि आप यदि एजुकेशनल वीडियो देख रहे हैं, चाहे वो किसी भी शिक्षक के देखें, आपको कॉपी पेन साथ रख के पढ़ना चाहिए, वीडियो को देखना चाहिए, और जो महत्वपूर्ण बात है उसको संक्षिप्त में अपने रजिस्टर में अपनी कॉपी में लिख लेना चाहिए, जिससे कि उस वीडियो का रिवीजन आप अपने रजिस्टर के माध्यम से ही कर पाएं, वीडियो को दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़े। और सच यही है कि आप एक वीडियो को उसी समय चाहें तो 2 बार देख सकते हैं। आप ये सोचो कि साहब 15 दिन बाद में ये सरल मनोविज्ञान का 5वां वीडियो दोबारा देख लूंगा, ऐसा संभव होना बहुत मुश्किल है। इसलिए नोट्स जरूर बनाएं वीडियो के। किसी भी शिक्षक से आप पढ़ें, किसी भी टॉपिक को पढ़ें, किसी भी विषय को पढ़ें, संक्षिप्त नोट्स आपके रिवीजन में बेहद सहायक और लाभदायक होंगे। बात चल रही थी कि यदि 4 विकल्पों में से किसी भी 2 विकल्प में एक दूसरे से संबंधित विरोधाभासी बात हो, 4 विकल्पों में से किसी 2 विकल्प में ऑपोजिट बात लिख रखी है। अब यहां तो यह लिख रखा है कि सामाजिक समस्याओं में रुचि दर्शाना, दूसरा विकल्प है सामाजिक समस्याओं में अरुचि दर्शाना। इसका मतलब है इन्होंने एक दूसरे के विपरीत बात लिख दी है 2 विकल्पों में। इसका मतलब है ये प्रबलतम संभावना है, मैंने कहा अपवादों को छोड़ देवें तो जवाब इन दोनों में से ही एक विकल्प में होगा। अपवाद को छोड़ दे तो इसका मतलब है ये विकल्प नहीं है, ये नहीं है, आंसर इन दोनों में से ही है। अब सवाल पढ़ते हैं, सामाजिक विकास से संबंधित व्यवहार कौन सी विशेषता प्रतिबिंबित होती है जो ये बताती है कि किशोर में सामाजिक विकास हो रहा है? सरल मनोविज्ञान की पहली कक्षा का सवाल यह था कि समाज की
अपेक्षा के अनुरूप व्यवहार करना सामाजिक विकास है। इसका मतलब है आपको समाज से कनेक्ट होना होता है। सामाजिक विकास के संदर्भ में समाज से कनेक्ट होंगे तो समाज की जो परिस्थितियां हैं उससे भी कनेक्ट होना होगा, उसमें भी रुचि रखनी होगी। और सामाजिक समस्याओं में यदि आप रुचि रखते हैं तो ये किशोर के सामाजिक व्यवहार को प्रतिबिंबित करता है। इसका मतलब है आंसर 1 नंबर होगा। आप यदि सामाजिक समस्याओं में अरुचि दर्शा रहे हैं, कोई रुचि नहीं दर्शा रहे, आपका इंटरेस्ट ही नहीं है सामाजिक समस्याओं में, तो ये कहना मुश्किल है कि आप सामाजिक जो व्यवहार कर रहे हैं वो समाज के अनुकूल है। अस्थायी मित्रता, अभिवृत्ति दर्शाना, सामान्य रुचि दर्शाना, इनका कोई ज्यादा यहां संदर्भ नहीं है। यह बात समझने वाली है, कॉपी में रजिस्टर में लिखने वाली है। 4 विकल्पों में से यदि किन्हीं 2 विकल्पों में एक दूसरे से विपरीत बात कही गई है तो प्रबल संभावना है कि जवाब उन दोनों में से ही एक होगा, अपवाद को छोड़ देने तो। अधिगम उपागम, लर्निंग अप्रोच की बात हो रही है, जो अध्यापक के मार्गदर्शन से व्यक्ति के सक्रिय रहकर ज्ञान और समझ के निर्माण के महत्व पर बल देती है। अभी हमने निर्मितवादी उपागम से संबंधित सवाल देखा और यह सवाल है, यह भी निर्मितवादी उपागम से संबंधित है। अधिगम उपागम है, अर्थात निर्मितवादी अधिगम उपागम है। यहां अध्यापक मार्गदर्शक, अर्थात यहां मार्गदर्शन के लिए गाइडेंस की भूमिका है कि वो गाइडेंस कर रहा है। और व्यक्ति या व्यक्ति समझ सकते हैं आप, अधिगमकर्ता, विद्यार्थी, शिक्षार्थी, कुछ भी मान लीजिए, सक्रिय रहकर, अर्थात निर्मितवादी उपागम में अधिगमकर्ता सक्रिय होता है, एक्टिव होता है और ज्ञान और समझ के निर्माण के महत्व पर बल देती है। यह निर्मितवादी उपागम की मूल अवधारणा को स्पष्ट करने वाला सवाल है। इसका मतलब है आप ऐसा लिखकर सामने लिख सकते हैं, निर्मितवादी अधिगम उपागम। तो ये 3 लाइनें आपको निर्मितवादी उपागम समझने के लिए आधार भूमि, नींव के रूप में काम करेंगी। और फिर भविष्य में हम जब निर्मितवादी अधिगम उपागम पढ़ेंगे तो इसको और विस्तारित करेंगे। अभी हम आपकी मानसिक, जो कहते हैं ना, जमीन है, आपकी जो मानसिक भूमि है, उसको थोड़ा सा हम समतल कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा मनोविज्ञान के उर्वरक बीज के लिए अनुकूल कर रहे हैं। आपकी मन की भूमि को, जहां हम मनोविज्ञान के पाठ्यक्रम के टॉपिक आपकी मस्तिष्क की भूमि रोपित करें और फिर परीक्षा में आने वाले सवाल आप जवाब दे पाएं। डेनियल गोलमेल की पुस्तक संवेगात्मक बुद्धि के अनुसार कौन सा कथन संवेगात्मक बुद्धि के संदर्भ में सही है? इसका मतलब है 3 सवाल विकल्प जो हैं इस सवाल में वो गलत हैं, केवल एक विकल्प सही है और बहुत ही अवधारणात्मक सवाल है। संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि की तुलना में कम प्रभावशाली है। संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि की तुलना में अधिक प्रभावशाली है। अब देखिए, पिछला जो हमने क्वेश्चन देखा था, सेम वही पैटर्न यहां फॉलो हो रहा है। इन 2 विकल्पों में एक दूसरे से विरोधाभासी बातें लिख रखी है। यहां लिख रखा है कम प्रभावशाली, यहां लिख रखा है अधिक प्रभावशाली। इसका मतलब है हमारा वह नियम इस क्वेश्चन पर भी लागू हो रहा है और जवाब इन दोनों सवालों में से ही है। और जवाब है ये, जो संवेगात्मक बुद्धि है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, वह आईक्यू अर्थात बुद्धि लब्धि की तुलना में अधिक प्रभावशाली है। जब संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि की तुलना में अधिक प्रभावशाली है, इसका मतलब यह निकलता है
कि जीवन में वह व्यक्ति ज़्यादा सेटिस्फेक्शन और ज़्यादा सफलता प्राप्त करने की संभावना लिए हुए होगा जिसमें संवेगात्मक बुद्धि ज़्यादा है। किसी व्यक्ति में बुद्धि लब्धि ज़्यादा है, लेकिन यदि संवेगात्मक बुद्धि नहीं है तो आप देखो होगा आपने कि किसी क्षेत्र में पर्याप्त सफल होने के बाद भी कोई व्यक्ति सुसाइड कर लेता है। सुसाइड की घटनाएं, दुर्घटनाएं हम गाहे बगाहे सुनते ही हैं। सुशांत सिंह ने सुसाइड किया, नहीं पता मुझे कि उसने सुसाइड क्यों किया होगा, लेकिन सुसाइड करने का एक कारण समझ में आता है कि कहीं ना कहीं उस सिचुएशन को हैंडल करने की परिस्थिति, उस जटिल परिस्थिति में सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाए और सुसाइड कर लिया। इसका मतलब है कि संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि की तुलना में अधिक प्रभावशाली है। अगला, एक व्यक्ति के उच्च संवेगात्मकता जैसे अस्थिर चित्तता एवं उत्तेजित तंत्रिकीय व्यवहार दर्शाने का कारण क्या है? अस्थिर चित्त, मूडीनेस, आगे एक सवाल में और आएगा। ये मूडीनेस का मतलब है कि आपका व्यवहार बहुत तेजी से बदलता है, मूड स्विंग होता है। आप कहते हैं ना यार ये तो मूडी है, मूडीनेस है, इसमें अस्थिर चित्तता है। इसका मतलब है आपका चित्त, आपका जो बिहेव है, आपका जो व्यवहार है वह स्थिर नहीं है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन करता है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होता है ऊपर नीचे। और उत्तेजित है तंत्रिकीय दृष्टिकोण से तो यह होता है संवेगात्मक संतुलन की कमी के कारण। इस व्यक्ति में इमोशनल बैलेंस की कमी है, लेक ऑफ इमोशनल बैलेंस है, तब इस प्रकार का व्यवहार होता है। अब इसी सवाल से आप एक चीज और समझ सकते हैं, जिसमें यह नहीं है, अर्थात अस्थिर चित्तता जिसमें नहीं है, उत्तेजित तंत्रिकीय व्यवहार जिसमें नहीं है, इसका मतलब है वह संवेगात्मक रूप से संतुलित है। सरल मनोविज्ञान की महत्ता इस रूप में भी आप समझ सकते हो कि इसी सवाल को विपरीत करके समझना भी सीखिए। जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो इस सवाल कथन को उल्टा कर दीजिए ना, कि ये लक्षण, ये विशेषता तो संवेगात्मक रूप से अस्थिर व्यक्ति की है। यदि ऐसा नहीं हो तो ये संवेगात्मक संतुलन की स्थिति वाले व्यक्ति की विशेषता हो जाएगी। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए ये निरंतर सारथी की क्लास लेकर आए। रविवार 23 अप्रैल को सारथी का तीसरा वीडियो अपलोड होगा। इससे पहले पिछले 2 संडे में सारथी के 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं और इस बार का हमारा टॉपिक है जो हाउसवाइफ हैं या जो वर्किंग पर्सन हैं, जो जॉब कर रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो या अन्य किसी भी प्रकार का जॉब कर रहे हो, प्राइवेट जॉब कर रहे हो, और जो हाउसवाइफ हैं वो किस प्रकार से अपना टाइम मैनेज करें, क्योंकि समय सीमित है, सबके पास सीमित है। आज मान लीजिए अप्रैल का माह चल रहा है, आज से 6 महीने बाद स्कूल व्याख्याता की परीक्षा होती है, तो वो विद्यार्थी जो अभी से तैयारी शुरू कर रहा है उसके पास भी 6 महीने हैं। जो 1 महीने बाद तैयारी शुरू करेगा उसके पास 5 महीने ही बचेंगे। हो सकता है कोई 2 महीने बाद तैयारी शुरू करेगा उसके पास 4 महीने ही बचेंगे। इसलिए समय बहुत लिमिटेड है, बहुत कम है। इसीलिए जो भी वस्तु या जो भी चीज या जो कुछ भी कम होता है ना, उसका मैनेजमेंट करना अपेक्षित होता है, मैनेजमेंट करना जरूरी होता है। समय सीमित है, दिन में केवल 24 घंटे हैं। ऐसे नहीं है कि मेरे पास तो 40 घंटे हैं और आपके पास 10 घंटे ही हैं दिन में, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है समय सीमित है और जो सीमित है, जो कम है, उसे मैनेज करने की भी आवश्यकता है। तो ये मैंने यहां सूचना इसलिए दी कि यदि कोई आपका सवाल इस टॉपिक से संबंधित है तो सबसे अच्छा तो ये हो कि आप सारथी का जो वीडियो नंबर 2 है
उसके कमेंट बॉक्स में सवाल पूछें, क्योंकि कई बार क्या होता है काफ़ी सारे वीडियो अपलोड होते हैं तो हम सारे मैसेज को पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है, और उस मैसेज का जवाब रविवार को अपलोड होने वाले वीडियो में मैं देने की कोशिश करूंगा। इसलिए आपके यदि कोई क्यूरीज है इस टॉपिक से संबंधित, जरूर हमें मैसेज के माध्यम से पहुंचाएं। किशोरावस्था के दौरान मानसिक विकास की विशेषता नहीं है। बात चल रही है किशोरावस्था की, और किशोरावस्था में भी कौन से आयाम की बात चल रही है? मानसिक विकास की, और नहीं है। इसका मतलब है 3 विशेषताएं तो हैं और एक नहीं है। तथ्यों को सामान्य बनाने की क्षमता में वृद्धि, सामान्यीकरण करते हैं आप तथ्यों का, सही बात है। विविध प्रकार की समस्याओं को हल करने की क्षमता में वृद्धि, सही है। निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि, सही है। अमूर्त स्थिति से निपटने में बाधा महसूस करना, किशोरावस्था के दौरान किशोर अमूर्त स्थिति से निपटने की कोशिश करता है, अर्थात वह बाधा महसूस नहीं करता। ये जो स्थिति है ये किशोरावस्था के पहले के जो अवस्थाएं हैं उस पर लागू होती है, और यही आंसर है। कौन सा गेस्टाल्ट के अधिगम सिद्धांत के अंतर्गत निर्धारक प्राथमिक कारकों के समूह में नहीं है? गेस्टाल्टवादी अधिगम की बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा है। चिंपैंजी, कोफका, कोहलर, वर्दीमर, आपको कुछ याद आ रहा होगा। तो यहां अधिगम का जो सिद्धांत है उसके निर्धारक प्राथमिक कारण पूछे गए हैं। सामीप्यता है, समानता है, सरलता है, लेकिन आनुवांशिकता जो है वह निर्धारक प्राथमिक कारण में शामिल नहीं है। अभिक्रमित अधिगम, प्रोग्राम्ड लर्निंग किस सिद्धांत पर आधारित है? सीधा पूछा है कि अभिक्रमित अधिगम किस सिद्धांत पर आधारित है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत पर आधारित है। कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? इसका मतलब है 3 विकल्प विकास के सिद्धांत से संबंधित हैं, विकास के सिद्धांत हैं, जबकि एक नहीं है। विकास निरंतरता का अनुसरण करता है, सही बात है, क्योंकि विकास निरंतर होता है। विकास की कोई दिशा नहीं होती, गलत। विकास की दिशा होती है। विकास की दर विभिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न होती है, सही बात है। कोई धीमी गति से सीख रहा है, कोई तेज गति से सीख रहा है। इसका मतलब है सीखने की जो दर है, विकास की जो दर है, वो अलग अलग होती है। विकास निश्चित क्रम या स्वरूप का अनुसरण करता है, एक निश्चित क्रम होता है, पैटर्न होता है, ये भी सही है। जबकि आपको यदि कोई ये कहे कि विकास की कोई दिशा नहीं होती तो ये कथन असत्य है। टालमेन द्वारा प्रदत्त, अब देखिए चिन्ह, यह सही होगा, सिद्धांत का मुख्य विचार एवं प्रसारित संप्रत्यय नहीं है। 3 विकल्प टोलमेन के प्रदत्त चिन्ह सिद्धांत से संबंधित हैं, जिसमें से एकीकृत बनाम आणविक सही है, शाब्दिक बनाम अशाब्दिक अधिगम सही है, स्थान अधिगम बनाम अनुक्रिया अधिगम सही है, जबकि मध्यवर्ती चरों की उपस्थिति यह टोलमेन के चिन्ह सिद्धांत से संबंधित नहीं है। किसने कहा शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है? पील साहब ने कहा। छोटी सी परिभाषा और छोटा सा ही नाम। कौन सी मानसिक रूप से स्वस्थ मनुष्य की विशेषता
नहीं है। एक बात आपने गौर की होगी कि बहुत से सवाल नहीं हैं, इस पर केंद्रित हैं। इसका मतलब है कि यदि आप थोड़ा सा अवधारणात्मक रूप से क्वेश्चन को समझते हैं तो इस प्रकार के सवाल को हल करना तुलनात्मक रूप से आसान होता है, क्योंकि यहां तीन बातें एक प्रकार की होती हैं, एक नेचर की होती हैं, कहते हैं ना एक फ्लेवर या टेस्ट की होती हैं, लेकिन जो एक चौथी बात है वो तीन से थोड़ा विपरीत होती है। ठीक है, तो ओड को निकालना, जो अलग है, विषम है, उसको निकालना इस प्रकार के सवाल में आसान हो जाता है। और ये जो नहीं वाले सवाल होते हैं, ये अधिकांश सवाल अवधारणात्मक प्रकृति के होते हैं। तो जब आप इन चीजों को थोड़ा समझने लग जाओगे कि हाँ यार नहीं वाला आया है, तो थोड़ा सा सजगता से, सावधानी से, एकाग्रता से और थोड़ी सी मुस्कान के साथ सवाल को समझा जाए। हंसमुख और आशावादी दृष्टिकोण, सही बात है साहब, मानसिक रूप से जो स्वस्थ होगा वो हंसमुख और आशावादी होगा, सही है। सांवेगिक संतुलन, इमोशनल बैलेंस भी उसमें होगा, सही है। उत्साही व विवेकी, युक्ति संग्रह अर्थात रीजनेबल, एंथुआजिस्टिक, उत्साही, जबरदस्त उत्साह होगा। और साथ में क्या होगा, विवेकी होगा, उसको विवेक का, विजडम का उपयोग करेगा। सांवेगिक रूप से संतुलन होगा, इमोशनली बैलेंस्ड होगा, हंसमुख होगा, आशावादी होगा। ये सब कुछ मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के गुण हैं। लेकिन अस्थिर चित्तता, या वर्ड आ गया वही मूडीनेस, यदि ये किसी में है तो वो मानसिक रूप से स्वस्थ मनुष्य की विशेषता नहीं मानी जाएगी। इसलिए पढ़ने के दौरान भी खुश रहते हुए पढ़ने का अभ्यास आपको सीखना चाहिए, क्योंकि जब आप खुश होते हैं तो आपकी एकाग्रता बढ़ती है, और जब आपकी एकाग्रता बढ़ती है तो किसी भी विषय वस्तु को आप ज़्यादा गहराई के साथ समझते हैं और याद रखना लंबे समय के लिए आसान हो जाता है यदि आप हंसी खुशी के साथ अध्ययन कर रहे हैं तो। इसलिए थोड़ा मुस्कुराइए और आगे बढ़ते जाइए। अधिगमकर्ता और अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, यह शिक्षा मनोविज्ञान के कौन से केंद्रीय क्षेत्र से संबंधित हैं? देखिए, अधिगमकर्ता को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, ये कौन होंगे? ये होंगे अधिगम परिस्थितियां, लर्निंग सिचुएशंस जो होती हैं वो अधिगमकर्ता को प्रभावित करती हैं। अब जीवन उतना आसान नहीं है जितना आसान हमें किसी दूसरे का दिखाई देता है। आप मान लीजिए किसी परीक्षा में सफल नहीं हो पाते हैं, तो आपकी अधिगम परिस्थितियां थोड़ी चुनौतीपूर्ण होंगी, क्योंकि एक असफलता के बाद पुनः अपने मन को, अपने मनोबल को मजबूत करना और पुनः रणभूमि में विजय के लिए अपने आप को समर्पित करना, रणभूमि में युद्ध के लिए तैयार होना कतई आसान नहीं है। लेकिन आप विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो आप वो सारी ऊर्जा और शक्ति को एकत्र करते हैं और रणभूमि में युद्ध करने के लिए डटते हैं। तो अधिगम परिस्थितियां अधिगमकर्ता की चुनौतीपूर्ण हो सकती हैं और होती हैं। चुनौतियां अलग अलग हैं, आपकी कुछ अलग चुनौतियां हैं। थे यहाँ सोचता होला गुरुजी के तो क्या की टेंशन है, गुरुजी तो बढ़िया है, मस्त है, आवे वीडियो बना देवे, ठीक है। समस्या तो महंगाई है सारी, अधिगमकर्ता के ही समस्या है, जबकि ऐसा नहीं है। चाहे वो अधिगमकर्ता हो, चाहे वो अधिगम करवाने वाला शिक्षक हो, जीवन में सबके साथ अलग अलग प्रकार की चुनौतियां हैं।
आज आपकी चुनौतियां अलग हैं, जब आप शिक्षक बन जाएंगे तो चुनौतियों का स्वरूप बदल जाएगा, चुनौतियां बदल जाएंगी लेकिन चुनौतियां रहेंगी। और यदि जीवन में चुनौती नहीं है तो आपका विकास रुक जाएगा। इसलिए कंफर्ट जोन यदि आपके आसपास है तो इसका मतलब आप अपने जीवन में बहुत सामान्य ही कर पाएंगे। और यदि आपके जीवन में समस्याएं विराट हैं, चुनौतियां जबरदस्त हैं, तो आपके अंदर क्षमताओं का विकास होगा ही। इसलिए समस्याओं से, चुनौतियों से कतई नहीं घबराएं, उनसे लड़ें और भिड़ें। आपको हमारी यह श्रृंखला कैसी लग रही है आप जरूर बताएं, और कमेंट तो आप जरूर करते ही हैं। हमारी क्लास यदि आपको ये सही लग रही है तो जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, जो आपके संपर्क में हैं, उन्हें भी इस कक्षा के बारे में जरूर बताएं। संवेग अर्थात इमोशन की विशेषता नहीं है, इसका मतलब है 3 विशेषताएं संवेग की हैं, जबकि एक विशेषता संवेग की नहीं है, इमोशन। अब इस प्रकार के सवाल को थोड़ा सा भी आपने यदि अभी समझ लिया तो इस प्रकार के सवाल आपके गलत नहीं होंगे। यदि कुछ सवालों को आप, जब हम आगे कुछ और कक्षाएं लेंगे PYQ के बाद, जो हम थोड़ा थोड़ा उदाहरण दे के समझेंगे। किसी भी विषय वस्तु को समझना हो तो उसे खुद के साथ कनेक्ट कीजिए, खुद के साथ लिंक कीजिए, और अपने आसपास कोई छोटा बच्चा है, छोटा भाई है, आपके कोई बड़े भाई हैं, आप आसपास किसी को कुछ देखते हो तो जो भी आप पढ़ रहे हो, जितना संभव हो उस टॉपिक को अपने आसपास के लोगों से लिंक करके समझिए। समझना आसान और याद रखना भी आसान होगा। संवेग सामान्य रूप से प्रत्यक्षीकरण की उपज होती हैं। परसेप्शन, प्रत्यक्षीकरण अर्थात इमोशन बेसिकली जो होते हैं, जैसा कुछ आप देखते हैं, जैसा कुछ आप महसूस करते हैं, उसकी उपज होती है। सही बात है। प्रत्येक संवेग अनुभव में जीव में कई शारीरिक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन शामिल होते हैं। इमोशनल एक्सपीरियंस जो होते हैं उसमें फिजिकल और मेंटल दोनों एस्पेक्ट शामिल होते हैं। संवेग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होते हैं। सही बात है। अब मेरा आप वीडियो देख रहे हो, सैकड़ों विद्यार्थी वीडियो देख रहे हैं, लेकिन वीडियो देखने के दौरान ही एक विद्यार्थी से दूसरे विद्यार्थी के संवेग में अंतर हो सकता है। किसी को मेरी बात ये याद है, मुस्कुराइए और पढ़ते जाइए, मुस्कुराइए और तैयारी करते जाइए, ये बात याद है, उसने अपने चेहरे पर मुस्कान ले आई। अब कई विद्यार्थी कहेंगे सर बेरोजगारी में कौन सा मुस्कुराना। अरे भैया, जीवन में जो भी है, आज के लिए तो आज का ये पल ही महत्वपूर्ण है। तो आज बेरोजगारी में मुस्कुराइए, रोजगार मिल जाए तब थोड़ा ज्यादा मुस्कुरा लेना। ओके, तो संवेग जो होते हैं वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न भिन्न होते हैं। संवेग स्थायी होते हैं नहीं साहब, संवेग स्थायी नहीं होते। और संवेगों का सबसे ज्यादा उतार चढ़ाव, संवेगों का सबसे ज्यादा, कहते हैं ना स्विंग, सबसे ज्यादा परिवर्तन वो किस में दिखता है? आप कमेंट करके बताएं। थोड़ा सोचिए कि किस में संवेग सबसे ज्यादा परिवर्तनशील होते हैं। तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनको देखा होगा आपने, अभी रो रहे हैं, थोड़ा सा गिदगिली कर दी तो हंसने लग गए। ठीक है, बेटा है तो कल उसके साथ खेल रहा था तो वो किसी बात पर थोड़ी सी लग गई उसको तो रोने लग गया, फिर मैंने थोड़ी सी गिदगिली करी तो हंसने लग गया, उसको हंसाया। तो कहने का मतलब, कई बच्चे बैठे हैं और खुश हो गए। तो कहने का मतलब है जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें संवेग बहुत ज़्यादा परिवर्तनशील होते हैं। यदि आपके आसपास छोटे बच्चे हैं तो थोड़ा समय उनके लिए ज़रूर निकालिए, क्योंकि जब आप उनके साथ जाएंगे तो कुछ आपको मनोविज्ञान समझ में आएगा, और जब आप उनके साथ कुछ समय बिताएंगे तो संभव है आपको आपका मनोविज्ञान भी थोड़ा सा समझने का अवसर मिलेगा। तो मुस्कुराते रहिए। अब अवधारणात्मक रूप से कठिन सवाल पूछा था ये, लेकिन यहाँ ये बात जो चल रही है वो किससे संबंधित है
ये जो विकल्प यदि हम यहां रख देते हैं तो इसका जवाब मिल जाता है। ये अवधारणात्मक कठिन की शैली में आता है, लेकिन यदि आप बाकी जो विकल्पों को भी देखेंगे तो भी कुछ कुछ आप विलोपन तकनीक से इस प्रकार के सवाल भी कर सकते हैं। विकास के कौन से सिद्धांत में व्यक्ति और उसके परिवेश जो उस पर प्रभाव डालते हैं के मध्य अंतः क्रिया पर ध्यान दिया जाता है? आपने किसी का अधिगम सिद्धांत पढ़ लिया, लेकिन आपको यह भी एक ओवरव्यू, ड्रोन व्यू, ड्रोन होता है ना, ऐसे ऊपर ड्रोन उड़ता है और वो फिर पिक लेता है, वीडियो बनाता है, तो आपको कुछ चीजों को पढ़ने के बाद उसका ड्रोन व्यू भी लेना चाहिए, और संभव हो तो पहले लेना चाहिए कि हाँ मैं ये टॉपिक पढ़ रहा हूं, इसकी ये मोटी मोटी बातें, फिर आप टॉपिक वाइज उस बिंदु के अंदर बढ़ते जाएं। सिद्धांत है व्यक्ति और उसके परिवेश, परिवेश का मतलब है इन्वायरमेंटल, जो उसके आसपास का वातावरण है उससे संबंधित है। तो ब्रेनर का जो पारिस्थितिकी परक सिद्धांत है वो व्यक्ति और उसके आसपास के माहौल के बीच के संबंध को दर्शाता है। बहुत अच्छा अधिगम का सिद्धांत है। शैक्षिक मनोविज्ञान निश्चित रूप से मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण और अधिगम के कारणों में प्रमुखता से सहायता करती है। तो शिक्षिक मनोविज्ञान जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वह शिक्षण अर्थात टीचिंग, पढ़ाना, और अधिगम अर्थात सीखना, लर्निंग करना से संबंधित है। यह थी आज की क्लास। हमेशा की तरह कक्षाओं पर आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। शनिवार को ये सरल क्लास, जो सरल मनोविज्ञान है, हम नन्हे नन्हे प्रयासों से, नन्हे नन्हे कदमों से ये कोशिश कर रहे हैं कि मनोविज्ञान आपके लिए सरल बने। क्या महसूस कर रहे हैं आप सरल मनोविज्ञान की इन कक्षाओं को देखकर और समझकर? और एक बात जो विद्यार्थी नियमित हमारी कक्षाओं को देख रहे हैं वो ये समझ चुके होंगे कि जो चीज़ सरल बन जाती है उसको याद रखना भी आसान होता है। तो ये हमारी मनोविज्ञान की कक्षाएं सरल तो हैं ही, याद रखने योग्य भी जबरदस्त हैं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।